अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, माहौलियाती तब्दीली। दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, गर्मी में शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है और गैर मामूली इजाफ़ा होता जा रहा है जो पहले मौसम इस मौसम में देखने को नहीं मिलता था। और अब दिन ब दिन गर्मी, हीट वेव्स ये तो एक मामूल सा बन चुका है और उसके डेफिनेटली अफेक्ट भी आ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी आ रहे हैं और इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा मूव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इतना ईजी नहीं होता क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम पे चली गई है। इस पर हम बात करेंगे, इसकी क्या वजूहात है, मसले इसके पीछे आते हैं, तो हमें क्या मज़ीद इनिशिएटिव लेने चाहिए कि इसको मज़ीद बेटर किया जा सके या इस मसले को रोका जा सके। इस पर हमारे साथ बात करेंगे आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकर्रब अली, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू मैम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उसके साथ हम जो हफ्ते भर की स्टोरीज़ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर गौहर रहमान। गौहर, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया युसरा, प्रोग्राम में इनवाइट किया और बात करने का मौका। कैसे हैं गौहर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर से शुरू करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि जो क्लाइमेट चेंज है, दुनिया में इतनी बड़ी माहौलियाती तब्दीली आई है, इसकी मेन कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बताएं थोड़ा सा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जनरली एक बात पूछी कि इस वक्त जो है क्लाइमेट चेंज एक हकीकत बन चुका है और हम देख रहे हैं कि जी तमाम सोसाइटी, तमाम डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो मौसमियाती तब्दीली के जो है असरात से मुतासर हो रहे हैं। और इसमें जो एक रीज़न है इसकी वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस के हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है हमारे सिस्टम में डिफरेंट सेक्टर से वो बढ़ती जा रही है। जैसा मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं तो हम देख रहे हैं कि जी हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई, गाड़ियाँ, पॉपुलेशन बढ़ी और ऑटोमोबाइल्स कितनी ज़्यादा हो गई तो उनकी एमिशंस सिस्टम में एडअप हो रही हैं। इसी तरह जो है हम देख सकते हैं कि जी हमारे यहाँ जो क्रॉप सेक्टर है वहाँ पे हम देखते हैं कि जी हमारी जो प्रैक्टिसेस थी क्लाइमेट स्मार्ट नहीं थी, बहुत ज़्यादा हम जो है ज़मीनों को जो है वो ऑपरेशंस करते थे, मशीनरी का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ था और फिर फर्टिलाइज़र्स का भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और हमने बैलेंस यूज़ नहीं किया जिसकी वजह से जो है और रॉन्ग प्रैक्टिसेस थी फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन में, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो की एमिशन होती थी फ़िज़ा में नाइट्रस ऑक्साइड की शक्ल में और दैन अमोनिया की शक्ल के अंदर। और इसी तरह जब हम देखते थे कि जी हमारे यहाँ जो है एनर्जी सेक्टर उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और इसी तरह हम देखते हैं कि जी हमारे यहाँ जो हम देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म होते जा रहे हैं, दरख्त कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो कार्बन के जो फुटप्रिंट्स हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट भी इफेक्ट हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो डेवलप्ड नेशंस हैं जिसमें चाइना है, अमेरिका है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी भी एमिशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम एज ए ग्लोब सारी दुनिया इससे इफ़ेक्ट हो रही है। और एज़ फार एज जिस पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो हमारा जो शेयर है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के अंदर वो बहुत कम है, दैट इज़ लेस दैन 1%। बट हम इस वक्त जो है दुनिया में पहले 3 से 4 ममालिक के अंदर मौजूद हैं जो कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें यह है कि हमें एज ए कम्युनिटी हमें अपना किरदार जो है उसको देखना पड़ेगा और हमें नेचर की तरफ दोबारा आना पड़ेगा और अपने जो ज़िंदगी की जो रूटीन है उसको चेंज करने की तरफ आना पड़ेगा, हमें एक नेचुरल लाइफ की तरफ दोबारा आना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है जिसको ऑप्ट करते हुए डिफरेंट सेक्टर, जिसमें शहरी जो हमारी आबादी है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन जैसे हम देखते हैं कि जी हम शहरी इलाकों के अंदर रहते हैं और हर पर्सन जो है कोई भी काम है उसके लिए उसको एक अलग व्हीकल चाहिए और जितने घर में पर्सन है उतनी ही गाड़ी घर के अंदर व्हीकल्स होनी चाहिए। और दुनिया ने जो है इसको चेंज किया, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने इस वक्त जो है इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो लेके आए कि मास ट्रांजिट जो है ना मनसूबों के हम काम कर रहे हैं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि हम आपको पता है पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, गैसेस का ये सुई गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इसी तरह फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही थी।
तो जब हमने जो है फोकस किया और हमने देखा कि जी हमने जिस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 2030 का जो विजन है कि हमने अपनी जो 30% जो है अपनी ऑटोमोबाइल्स है उसको इलेक्ट्रिक पे लेके आना है। तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा सीरियसली काम कर रही है। और अब जिस तरह के एनर्जी क्राइसिस से हम पिछले 2-3 माह से गुजरे, तो आप देख रहे हैं कि सब लोगों जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमने जो है वो अब ईवी का आपको कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। गाड़ियों में देखें तो उसमें आपको जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो नज़र आती जा रही हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स। और इसी तरह जो है पब्लिक ने अब जो है वो बसेस के ऊपर जो है ना वो सफ़र करना शुरू कर दिया है। और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने जो है जो बसेस के अंदर जो चार्जेस हैं वो ख़त्म कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करें और अल्टीमेटली जो है वो जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो भी कम हो और इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी जो है बेहतर हो सके, एनवायरनमेंट भी बेहतर हो सके। अच्छा सर, आजकल ये भी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन हीट वेव में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो पहले तो सुनने को मिलता था कोई 1 बार 2 बार, अब तो मामूल सा बनता जा रहा है और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है डेफिनेटली जब हीट वेव होती है और काफ़ी सारे लोग उसमें बीमार भी हो रहे होते हैं। तो सर इसकी क्या कॉज है कि जो हीट वेव्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं? जी इसकी रीज़न ये है कि अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में डाटा की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो है जो वेजिटेशन कवर है, जो फॉरेस्ट का एरिया है वो तकरीबन किसी भी मुल्क के अंदर 20% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम अपने मुल्क की तरफ फोकस करें तो हमारे यहाँ जो है वो फॉरेस्ट का एरिया जो है वो 4% या 4% से कुछ शायद है, जिसमें गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है कि लोग जो है वो प्लांटेशन करें और फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ाएं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ दरख्त जो है वो उनका एरिया कम है और अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे अगर हम फार्मिंग कम्युनिटी की तरफ भी जाएं तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि दरख्तों को खेतों से निकालना है। और जो हम जिस तरह क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो हमें दरख्तों को बढ़ाना है, हमें एग्रो फॉरेस्ट्री को ऑप्ट करना है। तो दरख्त हमारे लिए पार्ट एंड पार्शल है। बेसिकली हम बड़े एनवायरनमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, बट अपने से ही रहते हुए माइक्रो एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। और वो तब भी होगा जब ग्रीन इनिशिएटिव जो है उस पर सारे हम कोशिश करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। और डेफिनेटली इसमें अगर देखा जाए नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव FDO के साथ मिलकर कर रही है, जिसमें हम मुल्तान को ग्रीन करने के लिए हमने तो 20,000 से ज़ायद प्लांट्स जो हैं वो इस सीज़न के अंदर भी लगाए हैं। और अल्टीमेटली जो है हम अर्बन फॉरेस्ट के जो कल्चर है उसको जो है ना वो लेके आ रहे हैं कि अगर हमारे अर्बन फॉरेस्ट होंगे तो फिर उससे क्या होगा कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो बेहतर होगा और हीट वेव जो है इसके असरात जो है उसे कम किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि हम एक अभी अगले 2 माह के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर जो है ख़ास तौर पे रात का टेम्परेचर जो है वो भी जब बढ़ेगा और फिर हम देखेंगे कि जो हमारी हवा है वो खुश्क हो जाएगी, उसमें नमी का जो तनासब है वो कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसी जो कंडीशन है वो सबके लिए जो है वो काफ़ी परेशान कुन है, चाहे वो उसमें इंसान हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो फसलें हैं, वो सब मुतासर होती हैं हीट वेव से। तो उसमें हमें जो है स्मार्ट प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू ही हम इसमें जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर जिस समय मैं घर का रहने वाला हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि अपने घर में प्लांटेशन जो है उसको बढ़ानी है, मल्टीपल प्लांट्स, क्योंकि वो प्लांट्स जो है एक तो एनवायरनमेंट को बेहतर करेंगे, डेफिनेटली इससे फ्रूट प्लांट्स और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे लिए हेल्पफुल हैं। जैसे अगर किसी ने घर में किचन गार्डनिंग की हुई है, रूफ टॉप गार्डनिंग की हुई है, तो घर का किचन का बजट भी कम होता है इससे, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपको राउंड द क्लॉक जो है अवेलेबल होंगी। और सेकेंडली इससे क्या होता है कि जी हमारा जो वेस्ट है, और हम देखते हैं कि खास तौर पर हम अगर वेस्ट जो है ख़ासतौर हमारी ख़वातीन उनमें उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम देखते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल के पील्स हैं और इसी तरह अंडे के छिलके हैं और देन चाय की पत्ती है, वो चीज़ें जिनको हम वेस्ट समझते हुए बाहर फेंक देते हैं, जो कि फिर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन का बायस बनती हैं। और अगर छोटे छोटे घर से अगर हम अपना उसी को अगर यूज़ कर दें, कंपोस्ट बनाएं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाएं, तो यही हमारी जो है किचन गार्डनिंग के अंदर इस्तेमाल होगा और डेफिनेटली इससे हमारा ख़र्चा भी कम होगा और हमारा एक रोल जो है एमिशंस के अंदर वो कम होगा और इससे माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो भी बेहतर होगा। जब हर पर्सन, मैं इसे अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जो मैंने अपने घर के अंदर अपनी छत को, अपनी बालकोनी को ग्रीन किया हुआ है, तो मैं यही चीज़ समझता हूँ कि जी अगर मैं इसको ग्रीन करूँगा, ग्रीन प्लांट्स लगाऊंगा, तो कितने सारे स्टूडेंट्स, कितनी सारी कम्युनिटी, कितने लोग जो मुझे विजिट करेंगे, तो उनके लिए एक रोल मॉडल है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमने जो है इस तरह के ग्रीन रूफ टॉप गार्डनिंग का जो है एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। इसी तरह बालकोनी सिस्टम है और जो ग्रीन प्लांट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, इनको हमने लगाया हुआ है ताकि लोग आके देखें और उसको जो है ना
अपने घरों पे ऑप्ट करें, तो तभी पॉसिबल होगा कि अगर हम माइक्रो एनवायरनमेंट को बेहतर करेंगे तो तभी जो है हम हीट वेव के असर से जो है बच सकते हैं। वेव के असरात से बच सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा, जून और मई के महीने में 45 सेंटीग्रेड से भी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। अच्छा, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। अभी हम जाते हैं नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी गोहर से भी बात कर लेते हैं। गोहर, ईरान एंड अमेरिका की कशीदगी के ऊपर दुनिया भर की नज़रें थी। अभी जंग बंदी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं और सफारती कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, बैकडोर राब्ते भी जारी हैं। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से 30 दिन में जंग बंदी के लिए 14 नकाती जो उनका वो था वो भी उन्होंने अमेरिका की जानिब भेज दिए। क्या आप समझते हैं इसके ऊपर कि जंग बंदी और ये जो 14 नकाती उन्होंने पेशकश की है उनको कबूल करेंगे, नहीं करेंगे, कहाँ तक चीज़ें इम्प्रूव होंगी? यूसरा, बहुत शुक्रिया बात करने का मौका दिया है। पहले तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना, जो आपने बात कर दी है, पहले तो आपने एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर ली है और अब आप जंग की बात करें। दोनों चीज़ें इस वक्त दुनिया में बैक वक्त चल रही हैं और दोनों मौज़ूआत उतने ही अहम हैं जितनी ये जंग के मामलात अहम हैं, उतने ही माहौलियाती तब्दीली और इन्वायरमेंट है, ये भी एक दुनिया का इस टाइम मौजू है और दुनिया इस वाले से संजीदा दिखाई देती है। थोड़ी सी मैं इस पे बात करूंगा कि मुल्तान में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लूँ कि पहली दफ़ा हो रहा है कि इसको सरकारी सतह पर संजीदा लिया जा रहा है माहौलियात के मौजू के ऊपर, क्योंकि मुल्तान का जो टेम्परेचर है वो आप रेज़ होता हुआ देख रहे हैं और हीट वेव की शदीद लहर है जिसकी वजह से अस्पताल भी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और सब लोग मुतासिर हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक हफ्ते पहले जो था, मैं आपको बताता हूँ एक दिन की प्रेडिक्शन के हवाले से। सुबह मैंने वेदर के हवाले से फोरकास्ट देनी थी, मैंने सुबह 9 बजे वेदर की फोरकास्ट दी है तो क्लियर वेदर फोरकास्ट, वेदर के जो पैरामीटर्स लगे हुए हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि क्लियर है और आज अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी। तो अब एक दिन का मैं आपको तब्दीली बताता हूँ कि किस तरह से सुबह 9 बजे हम हीट वेव के हवाले से दे रहे हैं और शदीद टेम्परेचर है, 40 के करीब टेम्परेचर पहुँचा हुआ है। 11 से 12 बजे के दरमियान तेज़ बारिश होती है, 3 बजे के दरमियान फिर इस तरह का मौसम बनता है, 4 बजे फिर वही टेम्परेचर रेज़ हो जाता है, 5 बजे फिर वो 40 तक पहुंच जाता है। तो मौसम इस तरीके से तब्दील हो रहा है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुल्तान में आज मैं आपको बताऊंगा वासा की जानिब से पहली मरतबा जो बारिश का पानी है उसे स्टोर करने के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। ये पहले इससे कबल नहीं हुआ। आप मुल्तान के मुख्तलिफ पॉइंट देखेंगे जहाँ पर बारिश का पानी जमा हुआ करता था, वाटर पॉन्डिंग, फिर उसे मशीनरी के ज़रिए निकाला जाता था और सीवरेज के पानी में शामिल कर दिया जाता था। साफ़ पानी है, काबिल इस्तेमाल पानी है। अगर उसको ज़मीन के अंदर ही ड्रेनेज कर दिया जाए तो हमारा जो ज़मीन का पानी का लेवल है वो भी अप हो जाएगा। तो अब वासा ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। कुछ ये चीज़ें हैं जो माहौलियाती एक्सपर्ट्स की जानिब से तजवीज़ की जा रही है, उनके ऊपर काम हो रहा है। अब हम आ जाते हैं ईरान के हवाले से। तो जो डेडलॉक इस टाइम ईरान अमेरिका जंग में दिखाई देता था, कहीं ना कहीं वो जमहूर फिर से टूटने लगा है और उसमें जो सबसे अहम जो किरदार है वो पाकिस्तान ही अदा कर रहा है। पाकिस्तान इस कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तान को ईरान की जानिब से जो अपने 14 नकाती एजेंडा था वो पाकिस्तान को ईरान की जानिब से फराहम कर दिया गया है और ईरान ने कह दिया है, गो हेड दे दिया है। लेकिन अब अच्छी चीज़ इसमें यह है कि ईरान की जानिब से जो डेडलॉक है वो एक चीज़ के ऊपर दिखाई दे रहा है। वो डेडलॉक इसी के ऊपर है कि ईरान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो हम यूरेनियम के हवाले से जो हमारा जो एटमी प्रोग्राम है हम उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा हर चीज़ के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। आपने स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे बात करनी है, हम उस पर भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट को रिवर्स करने की एक कंडीशन है, ये एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक वो बनाई हुई है? एक्चुअल प्रॉब्लम जो मेन इस वक्त नज़र आ रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है। मेरी इसमें हवाले से अगर मेरी ज़ाती ओपिनियन लें तो ईरान के पास जो इस टाइम, पहले हम एक हथियार ही कहते थे, वो ये कहते थे कि एटमी प्रोग्राम है ईरान का, लेकिन पिछले जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें हमने देखा कि ईरान के पास एक और नया हथियार भी आया है, वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है। ईरान उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से अमेरिका भी, अभी देखेंगे आप तमाम जो पीस प्रोसेस था उसमें भी अमेरिका ने भी नाकाबंदी बरकरार रखी हुई है। लेकिन ईरान ने अब जो लचक दिखाई है पाकिस्तान के कहने के ऊपर वो यही है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर भी बात हो सकती है, सब चीज़ों पर बात हो सकती है। लेकिन अमेरिका की ख्वाहिश यही है, जिस तरह से रिस्पांस दिया है ईरान की जानिब से, रिस्पांस आया है अमेरिका को, इसराइल को, जिस तरह से जवाब दिया गया है,
तो अमेरिका को भी ये फ्यूचरिस्टिक जो ख़तरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अपने लिए, और इसीलिए अमेरिका हमेशा से इस एटमी प्रोग्राम के हवाले से कंसर्न्स अपने शो करता रहा है और अब उसको मज़ीद ज़्यादा वो करना चाह रहा है। लेकिन दूसरी जानिब एक राय ये भी है कि पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है वो सेफ़ एग्ज़िट का किरदार अदा कर रहा है कि अमेरिका को एक सेफ़ एग्ज़िट मिले और जो ये तमाम सूरत हाल है इसके ऊपर काबू पाया जा सके। तो उम्मीद यही है कि एक दफ़ा फिर से ये दौर मुज़ाकरात का शुरू होगा, जो आर्जी जंगबंदी है ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाएगी और इसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पूरी पाकिस्तानी जो क़यादत है वो इसमें लगी हुई है, क्योंकि आप अच्छा गौर, ये थोड़ा सा ये भी बताओ कि अमेरिका की तरफ से कैसा रिस्पांस लग रहा है? लचक लग रही है या लग रहा है कि नहीं, अमेरिका ने कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा है कि अमेरिका ने मिस्टेक कमेंट की है, इजराइल के कहने पे ईरान को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था? बिल्कुल, अब कहीं पर ये चीज़ मौजूद है लेकिन अमेरिका इस चीज़ को अपने अंदर ही रखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का जो रोल रहा है, बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स आना कि हमने ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, ये किया, वो एक्शन, वो कहते हैं ना कि लाउडर देन वर्ड्स होते हैं, तो वो वहाँ से चीज़ें वो डिफेंड हो नहीं पा रही, तो वो कोशिश कर रहे हैं स्टेटमेंट्स के ज़रिए उनको ज़्यादा पब्लिक कंजम्पशन भी हो जाएगी और थोड़ा मान भी जाएंगे और हमारी फेस सेविंग भी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं फेस सेविंग पाकिस्तान भी दोनों को दे रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। पाकिस्तान फेस सेविंग के लिए ही इस वक्त काम कर रहा है, और पाकिस्तान का मफाद भी इसी में ही है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से बात हुआ करती थी कि पाकिस्तान ने के ऊपर हमारा हमसाया मुल्क भारत जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया करता था कि हमने टेररिज्म को फ़रोग़ दिया है, वहाँ पर एक्टिविटी की है, तो पाकिस्तान ने हमेशा इस बात को रद्द किया है और पाकिस्तान ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। जहाँ तक बात रही अमेरिका के हवाले से, तो मेरे ख़्याल से जो आपको अंदाज़ा होगा जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो कुछ इसी तरह से ही रही है। वो दूसरी बार उनके प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, उनकी इंतखाबी कैंपेन का तरीक़ाकार भी यही था। उसके ऊपर उनके नाकदीन ने उनके ऊपर तनकीद भी बहुत की, लेकिन अमेरिकन अवाम ने उन्हें वोट दिए और वो किस तरह से इलेक्शन जीत कर आए वो भी सबके सामने है। तो उनका ये अंदाज़ ही उनकी अवाम को भी पसंद है। लेकिन अमेरिका अपनी जो यूनिवर्सल पावर सिस्टम है उसमें अपनी जो अहमियत है उसे बरकरार रखना चाहता है। लेकिन ये एक बड़ा इस जो जंग के बाद ये बड़ा चैलेंज भी बन चुका है। चीन जिस तरह से उसमें उभर कर आया है और अपना किरदार अदा कर रहा है, रशिया ने भी, लेकिन वहीं पर यूरोप के साथ भी उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मल्टीपल साइड्स पर जो है वो अमेरिकन इस वक्त इन्वॉल्व दिखाई देते हैं सफारती सतह पर भी, और जिस तरह से अमेरिका तवक्को कर रहा था, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, उसको दुनिया से भी उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला। वहाँ पे स्पेन है, इटली है, वो भी डट गए और साथ इस दफ़ा छोड़ दिया। जर्मन चांसलर की तरफ से भी खासी तनकीद आ रही थी बिल्कुल। तो अच्छा गौर, थोड़ा सा इस तरफ भी आते हैं कि काम मुकम्मल करो वरना ब्लैक लिस्ट। तो कमिश्नर मुल्तान जो हैं उन्होंने, आमिर करीम ने वार्निंग दी है कि 7 बड़ी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको जल्दी से ख़त्म किया जाए और उन्होंने 30 जून तक की मोहलत दी है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, काम करना होगा वरना आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आप सरकारी अफसर हैं और काम मुकम्मल नहीं करते तो आपके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। ये मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान की जानिब से वाज़े तौर पर हिदायत दे दी गई है। और क्योंकि मुल्तान के हवाले से जो तरक्याती काम चल रहे हैं, आप देखेंगे मुल्तान का विहाड़ी रोड और मुल्तान एवेन्यू का मंसूबा, ब्रांड रोड का मंसूबा, इसके अलावा सीवरेज के मंसूबे भी चल रहे हैं। 7 बड़ी स्कीमें ऐसी हैं जिनके हवाले से कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। उनमें तमाम जो इदारों के सरबराहान थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्हें बुलाया गया है और उन्हें वाज़े तौर पर कहा है भाई काम करना है तो करें और जो डेडलाइन आपको दी गई है उसमें मुकम्मल करें, इसके ऊपर नो कम्प्रोमाइज़। और कहा गया कि अगर जो काम मुकम्मल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान जो मुल्तान के प्रोजेक्ट्स को लीड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनमें जो डेडलाइंस थी वो अचीव होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, उनके ऊपर अब फैसला ये किया गया है। जैसे मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट है, ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। मुल्तान के हवाले से मुल्तान के बोसन रोड को तब्दील किया जा रहा है, ब्रांड रोड को भी तब्दील किया जा रहा है। ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें अब ये फैसला ये भी किया गया कि नाइट शिफ्ट में भी काम किया जाएगा। अच्छा। और 30 जून की जो डेडलाइन है वो हतमी तौर पर दे दी गई है कि तमाम मंसूबे 7 के करीब ऐसे मंसूबे जो मुकम्मल होने चाहिए। और मुल्तान के हवाले से मुल्तान के लिए के शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो उनको शिकायत थी कि काम जो है सुस्त रवि का शिकार है और काम मुकम्मल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे,
तो रवां जो माली साल है उसमें ये काम मुकम्मल हो जाएगा, और जो का मंसूबा मुकम्मल नहीं करेगा, जो मुकर्ररा डेडलाइन पे काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा गौहर, थोड़ा सा ये भी बताओ कि बड़े हमारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं तो हेल्थ सेक्टर की तारीफ भी बनती है, तो डॉक्टर्स ने एक सर्जरी की है। ट्रैफिक हादसे में एक बच्चा जो था उसको काफ़ी आँख के ज़रिए दिमाग तक जो 5 इंच का लकड़ी का टुकड़ा पहुंच गया था और कामयाब सर्जरी करके उन्होंने बड़ा उसकी आँख को मुतासिर किए बगैर निकाला है, तो तारीफ़ बहुत ज़्यादा बनती है। डेफिनेटली इतना अच्छा वो किया है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? दूसरा, हमने हमेशा हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात की है, जो नकाइस है वो भी बयान किए हैं, जो अच्छा काम होता है उसकी तारीफ भी की है। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज गाह निश्तर हॉस्पिटल, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों मरीज़ जो हैं वो इलाज के लिए आते हैं, और ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको दीगर जो इदारे हैं, दीगर जो शहर हैं उधर से इलाज की सहूलत नहीं मिलती। जहाँ पर हम तनकीद करते हैं सहूलियात के हवाले से, वहीं पर जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ भी की जाती है। तो निश्तर हॉस्पिटल में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया गया है जिसकी पूरी दुनिया में पजीराई होती हुई दिखाई दे रही है, हेल्थ सेक्टर में पजीराई हो रही है। ये डॉक्टर्स की टीम है जी, 3 से 4 रुकनी टीम थी, जिसने मुल्तान के नवाई इलाके में एक एक्सीडेंट होता है, और उसकी जो इंजरी का शिकार 20 साल नौजवान था, उसे जब हॉस्पिटल लाया जाता है तो उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, और जो हादसे के दौरान लकड़ी का टुकड़ा आँख के ज़रिए उसके दिमाग तक जाता है और 5 इंच तक तकरीबन उसके चला जाता है। तो ये एक पेचीदा सर्जरी थी जिसको फौरी तौर पर फैसला किया गया कि इसकी सर्जरी की जाए। उसमें जो पेशेंट था उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इस सर्जरी को किया गया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पर मुश्तमिल ये सर्जरी की गई। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये हुई है कि मरीज़ की जान भी बचाई गई है, और ना सिर्फ जो आँख के ज़ाया होने का खदशा था उसकी आँख को भी बचा लिया गया है। तो ये एक निश्तर के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से कारनामा सर अंजाम दिया गया है, जिसको हर तरफ इसकी पजीराई की जा रही है, तारीफ़ की जा रही है। मैं आपको जो सूरत हाल बताऊँ ना, इस वक्त मुल्तान में जुनूबी पंजाब में हादसात के हवाले से वो जो रेशो है वो बड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा। लोग जो है ट्रैफिक को संजीदा नहीं ले रहे। जो निश्तर का आर्थो वार्ड है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको तकरीबन 99% जो मरीज़ हैं वो आपको जो है वो हादसात का शिकार, ट्रैफिक हादसात का शिकार दिखाई देंगे। किसी की टांग फ्रैक्चर, किसी की हाथ फ्रैक्चर, मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं वो फ्रैक्चर। तो लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं कि जितने ख़तरनाक किस्म की जो ड्राइविंग्स हैं, जहाँ पर वहाँ कवानीन हम देख रहे हैं कि जुर्माने किए जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हादसात की रेशो है वो कम नहीं है। हादसात की रेशो बढ़ती जा रही है। आप भी एहतियात करें, और डॉक्टर्स का जाहिर सी बात है काबिल तारीफ़ है जो उन्होंने सर्जरी किया। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम डॉक्टर्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो अभी डॉक्टर मुगरब अली से भी बात करते हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो मुल्तान है ख़ासकर जनूबी पंजाब में 45 सेंटीग्रेड से मई और जून के मंथ में बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो उसमें इंसानों का निकलना तो वैसे ही महाल हो जाता है। तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि फसलें किस तरह मुतासिर होती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा, और फिर फसलों के लिए वो कैसे साबित होता है? जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली जिस वक्त टेम्परेचर जो है वो 40 सेंटीग्रेड से अबव होता है, तो हमारे यहाँ बदले में 2 फिनोमेना चल रहे होते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जहाँ प्लांट अपनी खुराक तैयार कर रहा है, और एट द सेम टाइम वहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपनी खुराक की तोड़ फोड़ कर रहा है। तो जिस वक्त हम 40 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। और इवन आप ये देखेंगे जब 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो उस पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो 10 टाइम डिक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन के। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि प्लांट बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ कर रहा है, जो फोटोसिंथेट्स हैं उनको 10 टाइम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को जो है मेंटेन करना है इन हाई टेम्परेचर कंडीशंस। तो उसमें जिसमें हम देखते हैं कि जी इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि प्लांट जो है वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें उसकी जो रेस्पिरेशन जब ज़्यादा होती है, ट्रांसपायरेशन बढ़ती है,
तो उससे वो अपना फिर उसका फ्लावर का ड्रॉप भी होता है। और फिर जब खासतौर पे मैंगो के अंदर देखें तो जो उसने अपना फिर अगर हाई टेम्परेचर रहे और पानी की कमी रहती है और उसको पानी नहीं लगाते हमारे ग्रोवर्स, तो फिर उससे क्या होगा, वो अपना फल का भी केयर करता है। कपास के अंदर भी मेजर क्रॉप है हमारे पास, हम देखते हैं कि इन जब हीट वेव आती है तो जो फल है उसका केरा होता है, फूल जो है वो फल के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, टिंडे में कन्वर्ट नहीं होता, तो उससे फार्मर का जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो डेफिनेटली ये, और इसी तरह अगर हम देखें एक साइड पे आगे आगे चले जाएंगे तो जो हमारा धान है, राइस है, उसकी नर्सरी लगी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है कि अगर हम जो है हमारा फार्मर जो है वो कैटर नहीं करता मौसमियाती जो है ना असरात को, और पानी की जो है ना इरिगेशन मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज़ नहीं करता। तो डेफिनेटली इस कंडीशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि एक तो अब जो कॉन्सेप्ट है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है कि हमने सॉइल को ओपन नहीं रहने देना, इसको कवर्ड करना है। इसके लिए बेस्ट वे ये है कि मल्चिंग करें। जो फसलों की बाकियात है, पत्ती हैं, ठीक है, उससे ज़मीन को अगर हम कवर करेंगे तो 40% जो है इससे जो पानी है उसका ज़्यादा जो है ज़मीन से वो कम हो जाएगा, और वो पानी क्या होगा, क्रॉप इस्तेमाल करेंगे। और सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनको चाहिए कि उस टाइम पे जो है वो ख़ास तौर पे शाम के वक्त पानी लगाएं, दिन के वक्त पानी को अवॉइड करें, ख़ास तौर पे हाई टेम्परेचर टाइम में, या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग टाइम पे पानी लगाएं, तो इससे वाटर का ज़्यादा भी कम होगा और जो क्रॉप है वो उनका जो टेम्परेचर है, माइक्रो इन्वायरमेंट बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पे जब हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे सॉइल टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मट्टी का टेम्परेचर बड़ा अहम है। तो मट्टी के टेम्परेचर को हम तभी जो है मेंटेन कर सकते हैं कि हम उसको जो है रेगुलर पानी लगाएं, थोड़ा पानी लगाएं बट रेगुलर उसको पानी दें। तो कई दफ़ा तो हमें सुबह शाम भी उसको पानी के लिए आज से जिसको मैनेज करना पड़ता है। तो इससे फिर फसलें जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो गर्मी के असरात से जो है वो अपने आप को बचा पाती हैं। और इसके साथ एक और जो टेक्निक है जैसे हम कहते हैं कि फोलियर एप्लीकेशन, कि हम जो है एक केमिकल है जिसका नाम है कैवलिन, और बड़ा सस्ता मार्केट से मिल जाता है। तो अगर कैवलिन का जो स्प्रे है वो हम अपने क्रॉप्स के ऊपर करते हैं तो उससे क्या होगा, फोलियर एप्लीकेशन, तो वो क्या करता है कि जो वहाँ से ट्रांसपरेशन हो रही थी वो पत्ते के ऊपर जाके क्लियर बना देता है, और अल्टीमेटली जो है प्लांट जो है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और रेस्पिरेशन का जो ट्रांसपरेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, पानी जो है ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा, और अल्टीमेटली जो प्लांट है अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगा। और एक और चीज़ बड़ी अहम है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें फार्मर्स को चाहिए कि वो जो खुराकी अज्जा हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका बैलेंस यूज़ करें। जैसे लोग नाइट्रोजन का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूरिया क्योंकि वो सस्ती है, ठीक है, लेकिन साथ में अगर हम फास्फोरस और पोटेशियम जो है उसको भी जो है वो बैलेंस वे में इस्तेमाल करें तो पोटाश वो न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को स्ट्रेस के अंदर जो है बचाता है, और हाई टेम्परेचर भी एक स्ट्रेस है। डेफिनेटली उसमें अगर प्लांट की कोई हेल्प करेगा, उसकी जो है वाटर रेगुलेशन में हेल्प करेगा तो पोटाशियम है, तो उसका फोलियर एप्लीकेशन हो सकता है पोटाशियम नाइट्रेट की शक्ल के अंदर। और सेकेंडली इसी तरह हम देखते हैं कि जी हमारे यहाँ पाकिस्तान की 70% ज़मीनों के अंदर जिंक की कमी है, जिंक और बोरान की कमी है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि हमारे कॉटन के ग्रोवर्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉटन, हम गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है, तो इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे खासतौर पर जिंक और बोरान, अगर उसको भी फोलियर उसकी एप्लीकेशन की जाए तो क्रॉप जो है काफ़ी हद तक जो है वो हाई टेम्परेचर के स्ट्रेस से जो है बचती भी है, और डेफिनेटली जो उसकी फ्रूट रिटेंशन है और फ्लावर रिटेंशन है वो बेहतर होगी, और आम के अंदर भी जो है उसका जो केरा है फल का वो कम होगा। अच्छा सर, ये जो हालिया हीट वेव है क्या ये मामूल का हिस्सा है या ये गैर मामूली तब्दीली की अलामत है? जी बिल्कुल, ये जो हालिया हीट वेव है ये हम देख रहे हैं कि जी अब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस तरह जो है ना, जैसे अभी गौर साहब ने भी जिक्र किया कि जी जब हम एडवाइजरी दे रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो जो कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं पहले, उसके बाद जब मौसम जब वो टाइम आता है तो उसकी जो है ना हम देख रहे होते हैं, उस लिहाज से डिफरेंट सिचुएशन जो है वो हम देख रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये हीट वेव्स ने आना है, और इस वजह से आना है कि जब तक हम अपने माइक्रो एनवायरनमेंट को बेहतर नहीं करेंगे, जैसे हम कहते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या करें, उनको चाहिए कि वो अपने खेतों के साथ विंड ब्रेकर लगाएं, ठीक है, ऐसे दरख्त लगाएं जिससे जो है वो जब तेज़ आंधी हैं उनके लिए रुकावट बने। तो डेफिनेटली है कि क्रॉप्स जो हैं उनकी फसलें वो काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बच सकेंगी, और हाई टेम्परेचर और आंधियों से। इसी तरह शहरों के अंदर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अब अर्बन फ्रेश, छोटे छोटे अर्बन फ्रेश हम लगाएं। हम हर सोसाइटी अगर प्लान कर लें कि यार हम जो है वो कोई 10 मरले पे कोई एक कनाल जगह पे छोटा सा फ्रेश बना लें, डेंस, जैसे मिल्वॉकी अर्बन फ्रेस्ट है जिसमें 30 टाइम्स हम मोर प्लांट्स लगा रहे होते हैं, तो उससे क्या होगा कि माइक्रो एनवायरनमेंट बेहतर होगा, और फिर अगर वो उसमें तभी हम कामयाबी आएगी। जो है ये काफ़ी स्कूल्स में तो ये प्रोजेक्ट दिखता है, काफ़ी सारे स्कूल्स में डेवलप किया गया है, बनाया गया है, लेकिन वैसे आम तौर पर ये दिखने को नहीं मिलता। स्कूल्स की हद तक तो है, ये नज़र आता है।
जी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है उसने भी 6 से 7 जो है अर्बन फेस्ट मेवाकी डेवलप किए हैं। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी 5 जो है मेवाकी अर्बन फेस्ट डेवलप किए हैं। और अब हम ओपनली कह रहे हैं कि भी कोई भी मुल्तान के अंदर सोसाइटी, कोई सिविल लोग चाहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज, तो हम हमारी सर्विसेज आपके साथ हैं और हम जहाँ भी कोई प्लान करेगा हम उसको फुली सपोर्ट करेंगे। और इसकी एग्जांपल ये है कि पिछले हफ्ते के अंदर हमने आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कैंटोनमेंट में अस्करी बाईपास के ऊपर रेलवे ट्रैक के साथ एक ऐसा एरिया था जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे डेब्रिस था और बिल्कुल मिट्टी थी और बड़ा वहाँ से बैड इम्पैक्ट आता था। तो हमने क्या किया कि वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिलके वहाँ पे जो है उसको एक अर्बन फ्रेश के अंदर कन्वर्ट कर दिया। डेफिनेटली जिसके असरात जो है आने वाले 1-2 सालों के अंदर देखेंगे। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम अगर एज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ मिलें, यूनिवर्सिटी के साथ मिलें और एक अवेयरनेस, खास तौर पे मैं समझता हूँ कि इसमें जैसे हम जानते हैं कि हमारी 70% यूथ है, तो हमारी यूथ जो है वो जब तक साथ नहीं खड़ी होगी तो उस वक्त तक हमें इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आएगा। और अब हम उसके लिए कर ये रहे हैं कि हम जो है अर्बन फ्रेश के ऊपर और वाटर यूज़ के लिहाज से हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पास जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ वाटर भी है, क्लाइमेट चेंज पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हम आजकल इस पे काम करें कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हैं, हम आजकल वहाँ पे वीकली 1-2 सेशंस कर रहे हैं ताकि जो हमारी कम्युनिटी यंग लोग हैं उनको अवेयर किया जाए कि जी कितना इंपॉर्टेंट है दरख्त, आपकी फ्यूचर के साथ कितना जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली अगर ये लोग जब साथ होंगे, अभी लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स थे स्कूल्स के, उन्होंने इतना पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा जी हम अपने घरों में भी जाके करेंगे, हम स्कूलों में भी जाके लगाएंगे। तो जब तक हम एक फोर्स नहीं बनेंगे, सिविल सोसाइटी साथ नहीं खड़ी होगी, तो डेफिनेटली उस वक्त तक जो है हमें प्रॉब्लम है। आपने ये नोटिस किया है कि पहले ये घर से भी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। बच्चा छोटा होता था तो बच्चे को सिखाया, फ्रूट खाने के बाद उसको सिखाया जाता था उसकी गुठली को मट्टी में दबाओ, आपके नाम का प्लांट निकलेगा। बहुत अच्छी खूबसूरत एक्टिविटी थी और बच्चे बहुत खुशी से करते भी थे इस चीज़ को। अभी हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम युसरा, आज आप बड़े अच्छे टॉपिक निशान की है और डॉक्टर बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। मेरा अलग भी एग्रीकल्चर फैमिली से और बहुत पुराना हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि किसी चीज में आप देखें कि 5% शुरू हो रही है, अनफॉर्चुनेटली 2% है। तो वो हमारी तहसील है जो से लेकर शकूर साहब, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं, बेहतर है जहाँ पे सिग्नल की कनेक्टिविटी बेटर हो। लोकेशन आप चेंज कर लें जहाँ पे सिग्नल की कनेक्टिविटी बेटर हो। नाजरीन अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, थोड़ा सा अब हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि सारे लोग देख रहे थे। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी जो है गोहर सुपर लीग सीज़न 11 में फातेह हुई है, हैदराबाद को शिकस्त दी है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? चलें जी, क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके लिए कल गुज़िश्ता रात बड़ी खबर थी और बाबर आजम के फैंस के लिए कि बाबर आजम जो है वो ट्रॉफी विन करने में कामयाब हुए हैं। और जितनी तनकीद का सामना बाबर आजम को रहा है और जिस तरह से उन्हें T20 से भी ड्रॉप किया गया और उन्हीं की टीम जो है वो चैम्पियन बन गई है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का इख्तिताम हो गया है और सीज़न 11 में बड़े सनसनीखेज़ मुकाबले देखने में आए। जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया और जिस तरह से फ़ाइनल मैच हुआ, 130 रन का हदफ दिया गया, उसके बाद आसानी से पेशावर ज़ल्मी ने उसको हदफ को हासिल कर लिया। और इस तरह से पेशावर ज़ल्मी जो है तकरीबन 2 के करीब जो टाइटल है अब जीतने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीज़न 11 था, ये बड़ा ही एक मुश्किल तरीन फ़ैसलों के साथ इसको मुकम्मल किया गया। हमने देखा कि फ़ैंस भी अलाउ नहीं थे लीग मैचेस में, जो एनर्जी क्राइसिस थे उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया गया था। फिर उसके बाद जो फ़ाइनल राउंड हुआ उसमें हमने देखा कि फ़ैंस को भी दावत दी गई, फ़ैंस को भी इजाज़त दी गई। उसके बाद फ़ैंस आए और दोनों 3 से 4 मैचेस हुए हैं उनमें हाउसफुल दिखाई दिया। तो पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से एक ब्रांड के तौर पर देखा जाता है।
और अगर आप दुनिया की 3 बड़ी लीग्स के हवाले से बात करें तो उसमें से एक जो है पाकिस्तान सुपर लीग होगी। उसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो क्रिकेट का म्यार है वो बड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और इस सिचुएशन में सवाल यही पैदा हो रहा था क्या ये टूर्नामेंट मुकम्मल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस तरह से क्राइसिस चल रहे थे, अरब ममालिक के क्राइसिस थे, फ्यूल के हवाले से मामलात थे, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया गया। सिक्योरिटी कंसर्न्स थे अफगानिस्तान के हवाले से, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी बैक वक्त, लेकिन इसको इन हालात में पाकिस्तान सुपर लीग का मुकम्मल होना ये बड़ी कामयाबी भी है, हुकूमत की भी कामयाबी है, चेयरमैन पीसीबी की भी बड़ी कामयाबी है। और क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर यही है कि मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी खबर यही है कि उनके जो फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम, वो इस पूरी लीग के दौरान नुमाया रहे। 2 से 3 उन्होंने सेंचुरीज़ की, स्कोर हर मैच में उन्होंने स्कोर किया और फाइनल तक अपनी टीम को लेकर आए और फाइनल के साथ साथ उन्होंने अपनी टीम को जो है ट्रॉफी भी विन करवा दी फाइनल के साथ टीम को। अच्छा, तो दूसरा मुझे ये भी बताएं, मुल्तान में वासा के 25 अरब के ज़ायद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। दूसरा, सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, इस वक्त पूरे मुल्तान में आप देखेंगे तो हर जगह पे सीवरेज का काम होता हुआ दिखाई देगा। लोगों की शिकायतें भी हैं क्योंकि जब जहाँ पर काम शुरू होता है तो उसके जो पानी का फ़्लो है उसमें तब्दीली ज़रूर आती है, उसके बहाव को में जो है रुकावट ज़रूर आती है। तो वहीं पर अच्छी खबर शहरियों के लिए यही है कि वासा को तारीख में पहली मरतबा 25 से 26 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। और ये फंड्स इसीलिए जारी किए गए हैं कि मानसून से पहले जो है वो जो मुल्तान शहर के हॉटस्पॉट एरियाज़ थे जिनमें शरीफपुरा, दिल्ली गेट आप ये देखते थे पानी में डूबे दिखाई देते थे, हुसैना गाई, इसके अलावा चुंगी नंबर 6 के ऊपर आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आता था, सीवरेज का भी पानी होता था, बारिशों का भी पानी भी होता था। तो इस ड्रेनेज निज़ाम को तब्दील करने के लिए 26 अरब रुपए के फ़ंड जारी किए गए थे और 125 के करीब ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मुल्तान में इस वक्त बेवक्त सीवरेज लाइनें बिछाई जा रही हैं, वो चाहे निश्तर रोड ही क्यों ना हो। तो तमाम मंसूबे जो हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त शहरियों को दुश्वारी ज़रूर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके जो फ्यूचरिस्टिक जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और मुल्तान शहर की ज़रूरत भी थी। तो इसीलिए ये शहरी जो है थोड़ा सा मुश्किल जो आ रही है उसको बर्दाश्त कर लें ताकि वो आइंदा आने वाले जो इसके सम्राट हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सके। गौहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर मुकर्रम अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बड़ा कीमती वक्त दिया। नाजरीन, अभी हम चाहते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपना नए मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इससे पहले हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर और ईरान अमेरिका इशू के ऊपर बात कर रहे थे। अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मुल्तान शहर औलिया की वजह से तो मशहूर है, लेकिन एक और चीज़ की वजह से भी मशहूर है। और गर्मियों का मौसम हो और आम का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? आम मुल्तान का, जनूबी पंजाब का दुनिया भर में मशहूर है और एक्सपोर्ट भी होता है और जायके के लिहाज से भी खासा बेहतरीन और बहुत ही मीठा अच्छा आम होता है। इस पर आज हम बात करेंगे। बात आम सी नहीं है, बात बहुत ख़ास है, लेकिन बात आम की है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। आसिफ हयात टीपू मैंगो एक्सपर्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू जी। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। सर, आम का मौसम आने वाला है और जनूबी पंजाब और मुल्तान के लोग खासे एक्साइटेड होते हैं कि आम आने वाला है, और जो दूसरे शहरों के लोग होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, जानने वाले होते हैं, तो जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से हो तो वो सोन हलवा और आम की बात किए बगैर रह नहीं सकते। इतनी हद तक आम और मीठे को पसंद किया जाता है और सराय की भी बड़ी मीठी लैंग्वेज है। तो मेरे ख्याल में मुल्तान मिठास के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जिसमें एक किरदार इसमें आम भी है। तो सर, आम जो है पाकिस्तान में दुनिया भर में एक तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसकी ख़ास बात क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच इसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम जो है ना वो इस वक्त दुनिया में जो है वो किंग ऑफ फ्रूट कहलाता है, और पाकिस्तान का जो आम है ना वो किंग ऑफ मैंगो है। जो पाकिस्तान में जो आम पैदा हो रहा है और जो उसका एक एरोमा है, जो उसकी एक खुशबू है, जो उसकी एक मिठास है, वो शायद दुनिया में किसी भी आम की उस लेवल की नहीं है। और इसलिए जो है जब हम बात करते हैं फ्रूट की तो किंग ऑफ फ्रूट जो है वो मैंगो है, और जब हम किंग ऑफ मैंगो की बात करेंगे तो किंग ऑफ मैंगो जो है वो चौसा
यानी समर बेस्ड चौसा है, वो हमारा अनवर अटोल है, तो वो है। और बिल्कुल इस वक्त इसकी आमद जिसका इंतजार था वो आ गई है, मार्केट में आ गई है। सर अच्छा, जैसे जैसे गर्मी आती है तो लोग बहुत सारी शिकायत कर रहे होते हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जैसे आम का जिक्र सुनते हैं तो बड़े अच्छा महसूस करने लगते हैं। चलो एक ये भी ब्लेसिंग है कि इस मौसम में आम आ जाते हैं और आम बड़ा इंजॉय करते हैं, पूल पार्टीज पे जाते हैं लोग, आम लेके जाते हैं। सर अच्छा, एक अच्छे एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम की पहचान क्या होती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो है ना, उसके लिए आपको सिलेक्टिव जो आम है ना वो लेना पड़ेगा, जो कि जिसके ऊपर स्पॉटलेस हो, डिजीज फ्री हो, इंसेक्ट पेस्ट फ्री हो, ग्रेडेड हो, डिसेप्ड हो और उसको हैंड पिक्ड हो, लाइन ट्रीटेड हो। तो वो जो आम है उसको हम ये कहेंगे कि ये अब एक्सपोर्ट के काबिल है। और फिर उसके आगे जो पैकेजिंग है उसके अलहदा से लवाजमात हैं। और इस क्वालिटी को बनाने के लिए फिर ग्रोअर्स को जो है वो फर्दर मेहनत करनी पड़ती है। और इसी सिलसिले में आजकल जो गुज़िश्ता 3 से 4 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट का एक इदारा है PHDAC, अच्छा, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, तो उन्होंने जो है ये फ्रूट बैगिंग जो है ना ये स्टार्ट करवाई है। अच्छा, तो ये फ्रूट बैग है जो कि हर फ्रूट के ऊपर जो है वो हम इसको बैग कर देते हैं। इससे जो है ना आपका फल जो है वो महफूज हो जाता है। अच्छा, ये अब इसमें देखें, ये अंदर से ब्लैक है, ये सही, और बाहर से ये खाकी रंग का है। 2 लेयर ये जो है बैग है, बड़ा स्पेशल बैग है। इससे जो है आपको ऑक्सीजन के लिए इसका ये रास्ता है, ये दिया हुआ, ये कट दिया हुआ है, कट किया हुआ। यहाँ से मैंगो जो ऑक्सीजन ले रहा होता है। अब किस साइज का मैंगो है जिसको हमने बैग करना होता है, तो वो तकरीबन मार्बल साइज। अच्छा, तो मार्बल साइज के मैंगो को हम इस बैग में जो है वो डाल देते हैं। ये वाला बैग जो है हमारे पास। अब इस बैग को जो है ना हम इस तरीके से इसकी बैगिंग कर देते हैं। अच्छा, ये मैं साथ लेके आया था। इसको हमने ये इस तरह करना है, और ये हमारे पास जो है इसकी कट लगा हुआ है। ये कट के ऊपर रख के इसको हमने इस तरीके से बैग करना है, और ये हम इसको एक तार लगी होती है। अच्छा, इसके साथ ये इसको हम टाइट कर देंगे। ये अब ये आपका बैग जो है ना वो अपना उसमें लगा हुआ है, ये दरख्त के साथ है। अब इसी में इसके अंदर इसने साइज करना है, सारा अच्छा, कुछ करना है, ठीक है। ये इसका साइज जो है हो सकता है 1 kg भी हो जाए, तो इसी बैग के अंदर ही होगा। अच्छा, ठीक है। और इसी में ये तैयार होगा, और जब ये तैयार होगा तो इसकी कॉस्मेटिक ब्यूटी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, और हम इवन जब चाइना लेकर गए हमने एग्जीबिशन में, तो वो लोग जो है ना हाथ लगा के देखते थे और पूछते थे इज इट अ प्लास्टिक मैंगो और रियल मैंगो। तो ये एक इसकी ये कॉस्मेटिक ब्यूटी बहुत अच्छी आ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो फिजिकल इंजरी है, जो आंधियों से फिजिकल इंजरी हो रही होती है, उससे महफूज हो गया। सबसे बड़ा इशू जो है ना मैंगो में वो फ्रूट फ्लाई का होता है, कि फ्रूट फ्लाई से हमारा जो है आम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और इंटरनेशनली जो है हमें वो कहते हैं कि आप इसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें, इसकी या रेडिएशन ट्रीटमेंट करें, या वेपर हीट VHT ट्रीटमेंट करें, तो फिर आप जो है हमें ये भेजें। तो उससे जो है ना ये महफूज हो जाता है फ्रूट फ्लाई से। फिर डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़, तो इससे ना सिर्फ एक बैग लगाने से हम बहुत सारे अखराजात से बच जाते हैं, हमारी क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी हो जाती है। अगर ये आम 5 kg का बॉक्स हो जापान में, तो वो आप 35,000 रुपये का भी सेल करते हैं। 35,000, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ लोकल मार्केट में भी किसी हाई एंड मार्केट है, अच्छे माल में बेच रहे हैं ना, तो वो भी हमें 500 रुपये से लेके 800 रुपये तक पर kg आराम से हम लोग कमा लेते हैं, सिर्फ इसकी कॉस्मेटिक ब्यूटी और इसकी खूबसूरती और इसकी क्वालिटी की वजह से। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो आम की काश्त के दौरान कौन से अवामिल होते हैं जिसको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है कि इसकी क्वालिटी पे जो होता है वो असरअंदाज होते हैं?
जी, इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, जिसमें आपका इरिगेशन है, ठीक है, आपकी फ्लोर मैनेजमेंट है कि आपने बाग में सफाई कितनी रखी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आप इरिगेशन कैसे कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी लगा रहे हैं तो वो भी गलत है, अगर बहुत कम पानी लगा रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो भी गलत है। तो पानी आपने कब लगाना है ये आपको हर ग्रोअर को जो है ना वो पता होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुश्क ज़मीन को पानी लगाएं। जब तक ज़मीन आपकी वत्तर में है, तर है, नमी नज़र आ रही है, उस वक्त तक आपने पानी नहीं लगाना। अच्छा। फिर इसकी और मज़ीद क्वालिटी को बेहतर बनाना है तो आम की तोड़ाई से 1 हफ्ते से 10 दिन पहले आप इसका पानी बंद कर दें। अच्छा। ठीक है, उससे आपके क्वालिटी भी बेहतर आएगी और आम के अंदर मिठास बहुत अच्छी आएगी और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम मद्देनज़र रखें और जो ग्रोअर्स जो एक्सपोर्टर्स लेते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ग्रोअर से अमल दरामद करवाते हैं। सही। अच्छा। वो कहते हैं कि ये काम हमें ऐसे आप करके दें तो हम आपसे एक्सपोर्ट का माल लेंगे। फिर वो उनको उसका प्रीमियम भी देते हैं। ठीक है ना, ये मतलब जो है ना इस क्वालिटी को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। अच्छा, क्वालिटी को इस तरह से अच्छा क्वालिटी को खास मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताएं, आजकल हीट वेव्स आ रही हैं तो ये किस तरह आम की पैदावार को और मयार को मुतासिर करती हैं। ये क्लाइमेट चेंज जो है ना वो हमारी आम को जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और गुज़िश्ता 5 साल से लगातार जो है ना ये हिट हो रहा है मैंगो कि सम टाइम फ्लावरिंग के टाइम पर मौसम ऐसा चेंज होता है कि फ्रूट सेटिंग कम हो जाती है। सम टाइम जैसे आजकल मौसम हो रहा है तो ये मौसम भी आप लोग एंजॉय करते हैं कि ये ठंड है, लेकिन इस वक्त आम को लगातार जो है ना एक सस्टेनेबल जो है ना वो प्रोडक्शन के लिए हमें गर्मी चाहिए कि हमारे एक अच्छी हीट वेव चाहिए जिससे एक गर्म हवा चले, लू चले, तो वो आम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, वो फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, लेकिन अगर टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो फिर आपकी जो है ना वो क्वालिटी दोबारा ख़राब होनी चाहिए। अच्छा, क्वालिटी ख़राब भी होना चाहिए। अगर हम 45 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो फिर जो है ना आपकी क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी और उसमें जो है ना वो सनबर्न का एक इशू आता है और ख़ास तौर पर जो आम फेस कर रहा होता है साउथ और साउथ वेस्ट को, तो उस साइड पे जितना भी आम होगा वो ख़राब हो सकता है। अच्छा, ख़राब हो सकता है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में आम जो है वो किन ममालिक में एक्सपोर्ट होता है और वहाँ किन खसूसियात को तरजीह दी जाती है आम के हवाले से। जी, वैसे तो तकरीबन 52 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आम जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो हमारी ईरान में है। अच्छा। और उसके बाद हमारा दुबई यानी यूएई में तकरीबन हम 35,000 मीट्रिक टन तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान में जो है पिछले साल 28,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ था और उससे 1 साल पहले 42,000 मीट्रिक टन जो है ईरान में एक्सपोर्ट हुआ था। और फिर हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान है, वहाँ पे 11 से 12,000 मीट्रिक टन है। फिर गल्फ़ की डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे ओमान है, वहाँ पे 13,000 मीट्रिक टन है। सऊदी अरब में 8,000 मीट्रिक टन है। इस तरह से कतर में भी हमारा 8,000 मीट्रिक टन है। बहरीन में 6 से 7,000 मीट्रिक टन है। तो ये डिफरेंट जो हमारे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है ना वो नेबरिंग कंट्री में या गल्फ़ में है। तो बाई शिप या बाई रोड, ये 2 मीन्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। यूरोप में जो है ना हमारा यूके जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टर है। सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो यूके है। तो वहाँ पे तकरीबन 12,000 मीट्रिक टन तक जो है बाई एयर जो है वो मैंगो जा रहा होता है। बाई एयर मैंगो जा। और बड़ी सबसे अच्छी मार्केट हमारी नॉर्थ अमेरिका है। तो कनाडा और अमेरिका है, लेकिन वहाँ बहुत कम वॉल्यूम जाता है। अच्छा, कम वॉल्यूम से कम वॉल्यूम क्यों जाता है वहाँ पे, क्या वजह? उसमें कनाडा में तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है ना उसमें हमारे पास जो है ना वो एविएशन की एक रिस्ट्रिक्शन है
कि वो ये कहते हैं कि हम जो है ना मैंगो आप हमारे पास भेजें, तो हम उसको उसकी रेडिएशन करेंगे और उसके बाद जो है आप इसको मार्केट में दे सकते हैं। तो अगर हम अमेरिकन हमें ये फैसिलिटी यहीं पे प्रोवाइड कर दें पाकिस्तान में, या हमें अलाउ कर दें कि इरेडिएशन तो हमारे पास है लाहौर में, पारस कर रहा है, अगर ये हमें वही प्रोटोकॉल हम यहाँ अडॉप्ट कर लें तो इससे हम जो है ना अपने वॉल्यूम को वहाँ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये मैंगो जो है ना वो थोड़ा वहाँ जब पहुँचता है और फिर इरेडिएशन और वो प्रोसेस में मैंगो की शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती है, उससे मैंगो वीक हो जाता है, तो मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। नाज़रीन, यहीं से अपनी कॉन्वर्सेशन दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम आम के ऊपर बात कर रहे थे और कहा जाता है कि जब इंसान का मूड थोड़ा सा ख़राब हो, डिप्रेशन का शिकार हो, तो थोड़ा सा मीठा खा लेना चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद अली शाह। जो लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं या टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो डॉक्टर महमूद अली शाह को, साइकोलॉजिस्ट हैं, वेलकम करते हैं सर शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैं रहा हूँ HOD निश्तर यूनिवर्सिटी में, और आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। ओके जी, माजूद सर, साइकियाट्रिस्ट। करेक्ट। अच्छा जी, तो अभी हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, तो कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अक्सर तो उर्दू में बात करता हूँ। मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ उड़ीसा कैंट से। जी जी। सर आप लोकेशन स्विच कर लीजिए, आपकी सिग्नल काफ़ी वीक हैं। जी जी, मैं अभी आ रहे हैं बात? जी जी, अभी बेहतर है, बेहतर है। मैं काइंडली मेरा सवाल ये होगा मैंगो के हवाले से, जो मैं वैसे भी बड़ा लाइक करता हूँ मैंगो जी। मैंगो ट्री मुझे मैंगो से कहीं ज्यादा पसंद है। उसके अंदर एक पूरा सरार सा एक सन्नाटा होता है। हम ट्रेन पे जाते थे रिमयार खान, तो मेरे मामू वगैरह इन लॉज उधर हमारी काफी जमीनें रिमयार खान सिटी के साथ, जो आपका रोही है और ये जो आपका अबू जैद पहले से इसके राइट लेफ्ट हमारी काफी जमीनें जवारी फैमिली की, और कोटसमाबा है और इस तरफ है। तो जाते थे तो मुझे बड़ा फैसिनेट करते थे। बहुत छोटा होता था ट्रेन में, तो बड़े साल हुए। तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, मैं रहता तो इनसे कह लूँ, मैं आसिफ बजाज साहब से बात करूंगा जी कि अगर ये काइंडली हमारे इलाके में इसको प्रमोट किया जाए और ये मैंगो ट्रीज लगाए जाए और बागों की सूरत में, जैसा आपने एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ा हमारे नॉलेज में इजाफा किया, उसकी पैकिंग की जाए, तो क्या हम मार्केट से आम लेके उसकी इस तरह की पैकिंग कर सकते हैं और को प्रिजर्व कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए? एक पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे कौन से ऐसे मैंगोज प्रोड्यूस कराए जाए ट्री जो हमें फसल दे सके और हमारे इलाके में हो सके, ये बात जी। तो सराइकी की जो आप बात कर रहे थे, तो हमारी मीठी जबान है। मैं अपनी जबान में अगर थोड़ी सी बात करूं कि जिस तरह मुल्तान की जबान बड़ी मीठी है, इस तरह मुल्तान के हम भी बड़े मीठे हैं। माशाल्लाह मुल्तान के लोग भी बड़े प्यारे और बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं और बड़ा हिस्टोरिकल इलाके। मैं करसा के साथ तेरी तजावीज देशों ऐसा अपने इलाके में जी अपना मैंगो को मुतारफ कराऊं और साथ में थैंक यू सो मच सर। आपका सवाल आ गया जी सर। जी क्या नाम बताया इन्होंने अपना? शकूर जी, शकूर साहब। मैंगो बिल्कुल, आप मैंगो पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ भी गर्म इलाके वहाँ मैंगो हो सकता है। इवन हमारा जो कश्मीर का इलाका है जो कि थोड़ा सा गर्म साइड पे है, मीरपुर से नीचे मंगला की तरफ, तो वो सारे वहाँ पे मैंगो के ऑर्चर्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंगो तो इनका वहाँ लग सकता है। जो ये कोटसमाबा या वो जो एरिया बता रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी मैंगो है और ये लगा सकते हैं। दूसरा सवाल इनका ये था कि मार्केट से हम आम खरीद के और फिर उसको हम रीपैक कर सकते हैं, तो ये तजुर्बा जो है ना ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता कि हम मंडी से माल खरीदें। और ऑनलाइन बहुत सारे लोग आए, उन्होंने पहले मंडियों का रुख किया, वहाँ से जाके आम खरीदा और उसको रीपैक किया, लेकिन वो क्वालिटी नहीं बनी। इसकी क्वालिटी जो है ना आपने फ्राम ऑर्चर्ड से लेके और फिर वहाँ से केयर शुरू करनी है।
इसकी तोड़ाई करने का भी एक तरीका है। अगर आप आम को ऊपर से डंडे मार के तोड़ेंगे और नीचे फेंकेंगे तो उसको जहाँ भी चोट लगेगी वहाँ से आम खराब हो जाएगा। तो इसको आपने हैंड पिक करना है, हैंड पिक करके फिर डीसैप करना है। इसका एक सैप होता है जो आपने मुझे अभी सवाल भी पूछा था पेलेट से कि हम इसको जो है वो करते हैं। अब ये आम जब हमने इस तैयार आम को निकाल लिया तो फिर हमने इतनी जो है ना ये 1 इंच से भी कम, अच्छा, इसको ऐसे काटना है उल्टा और ऐसे ही डी शेप फ्रेम के ऊपर रख देना है। ओके, अच्छा, ठीक है। ये 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा भी लगेगा। ये डी शेप होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा रस निकलता रहता है। आपको अक्सर आम के ऊपर जो है ना वो लाइनें नजर आ रही होती हैं। तो ये लाइनें जो है ना ये क्वालिटी और कॉस्मेटिक को खराब करती हैं। अच्छा, तो ये मंडी से लेके आप जो पैक करेंगे तो ये चीज़ आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, इसको वॉश करेंगे। लोग मैंगो को वॉश करना भी ऐसे समझते थे, नहीं जी ये सही है, इसके ऊपर पाउडर होता है और वो पकने में मदद देता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। इसको आप वॉश करें, वॉश करके इसको आप ऑर्गेनिक एथिलीन जो है वो यूज़ करें साशे। आप जो एक कार्बाइड होता है जो कि कैल्शियम कार्बाइड है, वो पहले पुड़ी रखी जाती थी तो वो कैंसर को जो है ना वो डेवलप करती है, तो वो बैन है। अच्छा, उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। आप ये चाइना पुड़ी उसे कहते हैं, ये वैसे एथिलीन साशे है, वो लें और वो उससे जो है ना आप इसकी राइपनिंग करें, बेहतरीन राइपनिंग होगी। इसको ग्रेड करें। ये सारे काम जो है ना आपने सिर्फ ऑर्चर्ड से आम लेके तोड़ के घर ले आएं और फिर आके अपनी पैकिंग आप करें। उसको आप खुद घर में बैठ के भी वॉश करके पानी के टब में डाल के वॉश करके और डीसैप करके ग्रेड करके पैक करें और उसको आप कहीं भी मार्केट कर लें। ऑनलाइन मार्केट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं, मैंगो की तो बात हो ही रही है, तो जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं या टेंशन लेते हैं तो मीठा खाएं मैंगो की सूरत में और डिप्रेशन को दूर भगाएं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या ये मददगार साबित होता है डिप्रेशन को दूर करने में? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाद लोगों को डिप्रेशन होती ही इसलिए है कि उनकी शुगर लो हो रही होती है। और जब वो मैंगो से बेहतर तो मेरे ख्याल में फ्रूटों में और कोई भी नहीं है। तो इसको तो फलों का बादशाह कहते हैं और मेरे भी फेवरेट मैंगो ही है। और वी आर लकी कि मुल्तान का मैंगो जो है वर्ल्ड क्लास है। तो मीठा खाने से मूड एलिवेट ज़रूर होता है और ख़ास तौर पे आम खाने से तो बहुत एलिवेट होता है और आदमी खुश हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वक्ती तौर पर हो जाता है खुश। अगर किसी को कोई डिप्रेशन का मर्ज है तो वो फिर उसका ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताएं, आजकल एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि जो नौजवान हैं, खासकर यूथ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, जहनी दबाव का शिकार होती जा रही है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होती जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं इसके पीछे? चंद एक गैजेट्स पिछले कुछ सालों में ऐसे आ गए हैं जिन्होंने इंसान को वर्ल्ड के साथ तो कनेक्ट कर दिया है लेकिन फैमिली के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि मोबाइल है, जैसे कि लैपटॉप्स हैं। अब उनसे बात करो तो वो कहते हैं टीचर ने काम दिया था वो कर रहे हैं। अब जब टीचर ने काम जो दिया वो तो 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन बाकी 4-5 घंटे वो मोबाइल पे इधर उधर ब्राउजिंग करते रहेंगे। तो वो इस तरह से वो बाज़ औक़ात कुछ एडोलेसेंट एज में कुछ बातें वो इस तरह होती हैं जो वो पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते, तो इस वजह से भी तनाई का शिकार हो जाते हैं। फिर कुछ ऑपोजिट सेक्स में ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट शुरू हो जाता है प्यूबर्टी से। तो जो प्यूबर्टी की एज है 13 और 18 तक जो है एडोलेसेंट एज कहलाती है। तो ये एडोलेसेंट एज जो है इसमें तनाई का शिकार ज़्यादा है नौजवान हमारे आजकल, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों। उनमें कुछ वजूहात ये भी हैं।
अच्छा सर, दूसरा आजकल करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जॉब्स की टेंशन होती है, क्या ये मसले भी डिप्रेशन की तरफ मज़ीद लेके जाते हैं आजकल के नौजवानों को? है ये तो। सर उनको कैसे इस चीज़ को फिर फिक्स करना चाहिए, क्योंकि आजकल का ये तो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा बच्चे टेंशन लेते हैं। करियर के हवाले से तो हमारे यहाँ कुछ इतना ख़ास काम हो नहीं रहा। अच्छा। चलें, मैंगो पे तो अच्छा काम हो रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे भी कई दोस्त हैं जो मैंगो ग्रोअर्स भी हैं और आजकल एक्सपोर्ट भी मैंगो कर रहे हैं। बाकी काम भी इस तरह के एग्रीकल्चर रिलेटेड काम काफ़ी हो रहे हैं। लेकिन करियर गाइडेंस के लिए जो है हमारे पास कुछ इदारे हैं तो सही, लेकिन कम है। तो चूँकि हमारी जो पॉपुलेशन है 18 साल से कम उम्र की जो है 50% है इस मुल्क में। क्या हमारा तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, 3.5% है पर ईयर। तो उसमें ये है कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं या नौजवान हैं वो 50% हैं। तो अब 50% लोगों के लिए एक तो तालीम के मौके पूरे नहीं हैं। जो वेल ऑफ फैमिली से हैं उनकी तालीम तो चलो हो जाती है, चूँकि एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा। और जो कम वेल ऑफ हैं लोग और जो ज़्यादा देहात में रहते हैं उनको मौके भी नहीं हैं और अफोर्डिंग भी नहीं है। तो उस वजह से फिर वो कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या करें। आया हम आगे पढ़ें या मजदूरी करें या आउट ऑफ कंट्री जाएं या अपने मुल्क में रहें। तो वो कन्फ्यूजन की वजह से जो है डिप्रेशन और एंजाइटी और बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं नौजवानों में ख़ास तौर पे। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं कि कौन सी इब्तदाई अलामात होती हैं जहाँ से जो असातिज़ा हैं या पेरेंट्स हैं बच्चे का अंदाज़ा लगा सकें कि बच्चा ज़हनी दबाव का शिकार है इस टाइम? ख़ास तौर पे ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनमें ज़हनी दबाव ज़्यादा है आजकल। कुछ वजूहात उनमें ड्रग एडिक्शन की भी है। और जैसे आजकल आइस एक बहुत कॉमन ड्रग ऑफ एडिक्शन है, बहुत कॉमन हो गई है। तो यंग जनरेशन में आइस बहुत यूज़ हो रही है। चूँकि मैं साइकेट्री की प्रैक्टिस करता हूँ, ड्रग एडिक्शन भी देखता हूँ, तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें 90% यंग लोग होते हैं। जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो चर्स और अफीम और मारिजुआना और ये इस तरह के या हेरोइन, वो इन चीज़ों में थे इन्वॉल्व। अल्कोहल में तो खैर अभी भी हैं लोग ज़्यादा इन्वॉल्व। लेकिन जो रिसेंट एक बहुत अलार्मिंग ड्रग एडिक्शन है वो है आइस। और आइस का कोई अगर एक दो दफ़ा भी आइस ले ली जाए तो उससे जहन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती है। अच्छा, सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यंग जनरेशन में ये ज़्यादा कॉमन भी है और इसके केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसके केसेस भी। अच्छा सर, दूसरा ये भी देखने को मिलता है कि अक्सर औकात कहा जाता है, डॉक्टर्स के पास जाया जाता है जो जहनी दबाव के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको रेकमेंड किया जाता है कि आप प्रेयर करें, आप नमाज पढ़ें। और ये भी देखने को मिलता है जब एक बंदा इतने ज़्यादा डैमेजेस से गुजर रहा है तो डेफिनेटली वो फिर एथीज़म के तरफ चल पड़ता है। वो कहता है कि मेरी तो शायद सुनी ही नहीं जा रही, मानी ही नहीं जा रही। तो वो कैसे उसको ये मैनेज कर सकता है कि वो प्रेयर की तरफ भी जाए और अच्छे की उम्मीद भी रखे? तो ये कैसे हेल्पफुल साबित हो सकती है? क्योंकि उस टाइम पे तो पेशेंट जो होता है वो हर चीज़ से भाग रहा होता है, उसको लगता है कि ये मेरी सुनी नहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे केसेस में साइकोलॉजिस्ट से हम हेल्प लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मिलके काम चूँकि करते हैं आजकल ज़्यादातर, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। कुछ थेरेपीज़ हैं ऐसी, आप देखें बैक्स थेरेपी है, इनोवेटिव थेरेपीज़ हैं, कोई पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर्स हैं उनको भी टैकल करते हैं। और साइकोथेरेपी जो करते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर वो इलाज कराने पे आमादा होते हैं, वरना वो इलाज भी नहीं कराना चाहते। वो कहते हैं हमें छोड़ दो, बस हमारा कोई हल है ही नहीं, कोई हल नहीं है। तो वो जब उनकी थोड़ी सी थेरेपी की जाए फिर वो इस चीज़ पे आ जाते हैं। और ज़ाहिर है कि हम
ये भी तो कहते हैं कि बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, आपके ठीक। मसाइल सर हल यहीं से होंगे। कंटिन्यू करेंगे। अभी जी। हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक का टाइम हो रहा है। नाजरीन यहीं से अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ज़हनी दबाव और जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे कि वो कैसे इससे निकल सकते हैं और क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जाहिर बोल रहा हूँ रही मियाँ से। ओके, सवाल कीजिएगा। जी मेरा बेटा है वो बी है इलेक्ट्रिकल के अंदर, और पिछले 6 साल से जो है वो घर पे बैठा हुआ है और वो किसी से मिलता जुलता भी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो गया है। तो अब हम बीइंग पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? तो कहीं जाने के लिए भी तैयार नहीं है डॉक्टर के पास। तो ये डॉक्टर साहब को मेरा सलाम भी कहें और उनसे कहें कि अगर आप वो मशवरा देना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक वालेकुम सलाम जी। ये जो डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इशू किसी को हो जाए तो वो उनको ज़बरदस्ती घर से निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे हों या एडल्ट हों या एल्डरली एज हों, तो जो साइकोटिक हो जाएं वो समझते हैं कि उनको कोई बीमारी है नहीं, तो वो इलाज किस लिए कराएं। तो कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा कि आप उनको घर से निकालें और किसी को चेक करवाएं। जब किसी से बात करेगा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो फिर इलाज कराने पे आमादा होगा, साइकोलॉजिस्ट से भी मिलेगा और साइकियाट्रिस्ट से भी मिलेगा। तो घर से निकालना तो उनको ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी सर्विसेज नहीं हैं जैसे यूके में हैं कि मैंने 12 साल यूके में काम किया है। वहाँ एक टीम होती है, वो घर घर विज़िट करती है, वो देखती है कि कोई ऐसा नफ्सियाती इशू है, किसी के पास कोई मसला ऐसा है जिसकी वजह से वो घर से नहीं निकलता, अस्पताल भी नहीं जाता, किसी क्लिनिक में भी किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं करता, तो फिर हम उससे पूछगछ करके और उसको वहीं घर पे डोर स्टेप पे दवाई दे के आएँ। या कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो वो हम लगा लें ताकि वो डॉक्टर की क्लिनिक तक आने के काबिल हो सके। तो हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली सर्विसेज जो हैं, एंसिलरी सर्विसेज जिन्हें कहते हैं, साइकियाट्री के हवाले से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करते हैं, वो घरों में जाके करते हैं। तो घर में जाने वाला यहाँ सिलसिला चूँकि नहीं है, तो फिर ये पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का या अगर बूढ़े हैं कोई पेरेंट्स तो फिर उनके बच्चे, उन पे ये फ़र्ज़ है कि वो उनको निकालें और सपोर्टिव मेजर्स के लिए लेके जाएं। ठीक। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताएं आप कि किसानों को किन मुश्किलात का सामना है जो आम की एक्सपोर्ट के दौरान उनको आते हैं? जी, किसान जो है ना वो एक तो वो खुद एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए काफ़ी सारा जो है उनको बैकअप में सपोर्ट चाहिए होती है, मैन पावर भी चाहिए होती है, सरमाया भी चाहिए होता है। और ये ज़रूर है कि वो किसी एक्सपोर्टर के साथ सपोर्ट लेके अपने आर्चर की मैनेजमेंट को बेहतर करें और वो क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ आएँ। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ आएंगे तो फिर ना सिर्फ उनको अच्छे उसकी कीमत मिलेगी और उनका जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, उनका ये ऑर्चर भी बेहतर हो जाएगा और उनको पैसे भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अब मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात ये हैं कि हमारे पास जो ऑर्चर्ड हैं वो बहुत पुराने हैं और बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट में इस्तेमाल ही नहीं होती। तो ग्रोअर्स को चाहिए कि उन वैरायटीज़ को जो है वो कमर्शियल वैरायटीज़ के साथ जो है वो चेंज कर दें विद द पैसेज ऑफ टाइम। एट वंस शायद ना कर सकें, लेकिन जैसे देसी आम है तो वो हमारे अब किसी काम का नहीं है, ना वो प्राइस देता है ना कुछ देता है। अच्छा। तो कमर्शियल हमारे पास 4-5 वैरायटीज़ हैं जिसमें सिनरी है, चौंसा है, लेट वाइट चौंसा है, अजीम चौंसा है, उसके साथ चनाब गोल्ड है और रटोल 12 नंबर रटोल। तो ये चंद एक वैरायटीज़ हैं। तो अगर वो सिर्फ फोकस करके अपने आर्चर को सिर्फ इन वैरायटीज़ पे ले आएगा
तो उसका फिर रेवेन्यू बढ़ जाएगा Revenue. और वो जो एक मुश्किलात उसे आ रही हैं उससे वो निकल जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक क्रंच जो है ना वो ग्रोअर को आगे नहीं बढ़ने देता। तो अच्छा सर, आजकल जो हालिया कशीदगी की वजह से पेट्रोल के प्राइसेस भी काफ़ी पीक पे चले गए हैं, तो सर अभी एक्सपोर्ट में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते भी बंद हैं एक तरफ से और दूसरा ये भी एक इशू पेट्रोल वाला भी बना हुआ है। जी, ये बहुत बड़ा इशू है और रास्ते डेफिनेटली बंद हैं और अभी तक जितना भी एग्रीकल्चर है जो पीछे हम देखें, अगर हम किन्नू को देखें या दूसरी फसलों को देखें, इवन एक रोड ग्रास है जो हमारा दुबई में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा होता है या गल्फ़ में, तो कोई भी चीज़ जो है ना वो प्रॉपरली जो है वो बाहर नहीं जा रही। तो अगर सूरत हाल यही रहती है तो एक जो है ना ये इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर फ्यूल प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी कि आपको बैक एंड पे ग्रोअर को कुछ नहीं मिलेगा। लेट्स से कि आपकी ऑलमोस्ट डबल हो गई है, आपके फ्रेट जो हैं वो डबल हो गए हैं, तो अगर लोकल भी आप कितना लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी नहीं है कि वो जो है ना बहुत महंगा आम या महंगा फ्रूट जो है वो ख़रीदें, क्योंकि ये एक लेविश फैसिलिटी में आता है या एक ज़रूरत नहीं है। इसको लोग जो है ना शौकिया खाते हैं या और मतलब उनका है कि जो ख़रीदार है, जो ख़रीदने वाले लोग हैं वो कम हैं, तो गरीब आदमी जो है ना वो हाई प्राइस पे तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। और डेफिनेटली प्राइसिंग जो है वो प्राइसेस हाई होंगी जब आपका फ्रेट बढ़ जाएगा, प्राइसेस हाई होंगी। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम आम के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो आजकल के नौजवान हैं उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके पीछे क्या नफ्सियाती वजूहात हैं जिनकी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन, झगड़ा, लड़ाई और हर बात को बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेना, मजाक को भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते? आजकल कुछ ऐसा है, एक तो ये जो चैनल्स हैं मुख्तलिफ टीवी पे, वो जो जिस तरह आजकल ड्रामे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखें कि बच्चियां माओं से लड़ रही हैं, वो बच्चे कोई बाप को लड़ रहे हैं, कोई सास बहू का झगड़ा चल रहा है, कहीं पे कोई मंगेतर का, कहीं पे कोई शादी का मसला बना हुआ है। तो डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर इतना हाईलाइट किया जा रहा है, इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि मैं समझता हूँ इनको कोई और टॉपिक मिलता ही नहीं है कि डोमेस्टिक इशू के अलावा कोई ड्रामा बना सके। कोई आर्ट मूवी होती है, कोई साइंटिफिक होती है, कोई और टूरिज़म पे मूवीज़ होती हैं, 100 चीज़ें हैं रिलैक्स करने की। लेकिन हमारा जो टीवी जो देखेगा 3-4 घंटे रोज़ के, वो चिड़चिड़ा लाजमी हो जाएगा। बेगमात चिड़चिड़ी हो गई हैं, वो खामदों से झगड़े कर रही हैं, वो फिर ऐसे इश्यूज़ दिखा रहे हैं, दूसरी शादी की ये मसला, वो मसला। अब मसले सारे आप उजागर कर दें। टीवी तो रिलैक्सेशन के लिए था, तो अब उसका उलट काम अगर हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा टीवी देखने का। फिर आदमी कहीं बाहर घर से निकल जाए। और फिर यहाँ आप देखें, हमारे जो ये साउथ पंजाब का इलाका है, यहाँ कोई वो नहीं है, पिकनिक स्पॉट्स नहीं है। एक ज़माने में हम तो खैर कराची में पढ़ते थे, तो हमारे वाले साहब का ये एक पैशन था कि पढ़ो टिका के अपना 5 दिन, और जो 2 दिन बचते थे वो कहते थे 2 दिन तुमने पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ोगे तो मैं नाराज़ होऊंगा। एक दिन वो ले जाते थे हमें पिकनिक पे, और एक दिन जो है हम घर में रिलैक्स करते थे कि वालदा के साथ काम वाम भी करवाते थे। वालदा कहती थी हफ्ता सफाई मनाना है तो सफाई करो सारे मिलके, तो वो भी करते थे। तो ये 2 दिन हम, एक दिन डोमेस्टिक में हम इन्वॉल्व थे और एक दिन हम टोटली पिकनिक मनाया करते थे वाले साहब के साथ। पैराडाइज पॉइंट, क्लिफ्टन, इधर उधर जाते थे और सारा दिन शाम को जब सूरज गरूब होता था तो वापस आते थे। अब वो पैटर्न रहा नहीं है। हम अपने बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, उनसे कोई बात करो तो वो नाराज़ होते हैं, जैसे आप फरमा रही हैं कि चिड़चिड़ापन ज़्यादा। तो सर ऐसा कंटेंट देखने से उनके मूड मिजाज में ऐसा कंटेंट भी देख रहे हैं। इसके अलावा
कोई जल्दबाजी वाले काम हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी फिर सोचते हैं रिलैक्स करें, फिर कंफ्यूजन है, फिर वो सारे मसले हैं। थोड़े इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। इम्पेशेंट इसलिए भी हैं, अगर आप उनसे कहेंगे कि मेरा ये काम कर दो, वो कहेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पढ़ना है। और जब अंदर जाके देखेंगे तो वो मोबाइल देख रहा होगा बच्चा। तो अब वो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि हम सब मिल के अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहें तो हो सकती है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, सारा माहौल ख़राब हो कुछ ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या यंग एज के लोग होते हैं, तो उनकी कोई लाइफ में से कुछ लोग चले जाएं, छोड़ के चले जाएं, तो वो काफ़ी लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं और वो तमाम काम जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो उनको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि जिसके लिए मैं या जिसको वो दिखाना चाहते थे या जिसके लिए करना चाहते थे वो लोग मौजूद नहीं हैं इस दुनिया में। तो उनको कैसे अपनी चीज़ों को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया की तमाम रौनकें, अब तमाम चीज़ें जो खुशी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, ये बात भी सही है। फिर कुछ पेरेंट्स भी टाइम नहीं ना दे रहे बच्चों को, ये भी है कि बच्चों को टाइम देना चाहिए, मैं समझता हूँ। और अगर आप बच्चों को टाइम दें तो बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। तो ये इस तरह के इश्यूज़ हैं। और ऐसा होता है कि जैसे ग्रैंड पेरेंट्स पहले साथ रहते थे, तो उनकी जो ग्रैंड मदर की या जो नानी नाना या दादी दादा की मोहब्बत थी, वो उसमें बच्चे बहुत खुश भी रहते थे। अब वो चीज़ भी तो नहीं है ना। तो ये एक फैक्टर ये भी है। ये फैक्टर भी है। अच्छा सर, मज़ीद ये भी बताएं कि मज़ीद आलमी मार्केट में हमें अपनी पोजीशन आम के हवाले से बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? 30 सेकंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो सवाल है। इस वक्त मैं गुज़िश्ता 15 साल से देख रहा हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 5 से 7% है और वहीं पे खड़ी हुई है। एक साल हमने तकरीबन 1,60,000 मीट्रिक टन जो है वो किया था, और ये शायद 2016 या 17 की बात है। तो उसको ही आज तक हम नहीं क्रॉस कर सके। नो डाउट हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, हमारे जो एरिया है मैंगो का वो लगातार बढ़ रहा है, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैंगो स्मॉलिटी सिस्टम आ गया है जिसमें हमारे तकरीबन 25 मिलियन से 30 मिलियन तक जो दरख्त हैं वो लग चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन इसको हमें प्रमोट करना है। अब हम इसमें फेस्टिवल करें, बाहर जाके एग्जीबिशन करें, यहाँ पे एग्री टूरिज्म को जैसे सर कह रहे थे, तो हम जो है ना ये एग्री टूरिज्म जो है ना इसको प्रमोट करें। तो लोगों को बाग में लेके जाएं, बच्चों को साथ लेके जाएं, उन्हें कहें यार ये यहाँ स्विमिंग पूल भी है, आपको मैंगो भी अवेलेबल है, और आप इसको आम को दरख्त को देखें भी और ख़ुद तोड़ के अपने आम पैक करके घर ले जाएं। जब ये तैयार हों तो फिर खाएं। बहुत शुक्रिया आसिफ हयात टीपू साहब और डॉक्टर महमूद अली शाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, यकीनन आपने हमारे प्रोग्राम से आम की गुफ्तगू को एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा, और जहनी दबाव के ऊपर भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं, आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही एट 10 से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।